हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इग्नू असाइनमेंट जो है MSD 16 भारतीय उपन्यास। इसमें जितने भी उपन्यास है उसके बारे में बताया गया है। तो MSD 16 का जो सत्र है 2021-22 का जो जून जुलाई वाला जो है, इस उपन्यास का जो है, इसके माध्यम से हम लोग कुछ उपन्यासों को देखेंगे। उपन्यास में क्या बताया गया है और यूँ समझिए तो उस उपन्यास का जो है सार हम लोग देखेंगे। और वो सारे उपन्यास का जब सार आप देख लीजिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपका जो, चाहे आप इस सेशन का हो या ना हो, तो इस तरह का प्रश्न हर बार जानते हैं कि रिपीट करता है, तो वो चीज़ आपका हो जाएगा। और ये चीज़ आपको असाइनमेंट कैसे लिखना है, जैसे आपको अधिक मार्क्स मिलेगा, इसके बारे में भी इस वीडियो में बताएंगे। और एक असाइनमेंट का एक स्टैंडर्ड होता है, किस तरह से लिखने से अधिक मार्क्स मिलता भी है, वो भी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। और साथ में कुछ प्रश्न का हल भी मिल जाएगा और जान भी पाएंगे। तो वीडियो का शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो जब अच्छा लगेगा उस समय आप लाइक भी कर दीजिएगा, और नए अगर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो आपका मित्र है, सहपाठी है, जो आपके साथ में पढ़ते हैं, जो हिंदी ऑनर्स, खास करके ये वीडियो हिंदी ऑनर्स वाले के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। चाहे वो ग्रेजुएशन में है या आप MA कर रहे हैं, तो आपके लिए, दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो दोनों को पता चलेगा कि किस तरह से हम लोग आंसर राइटिंग करेंगे, चाहे वो एग्ज़ाम में हो या आपका जो असाइनमेंट वर्क हो उसमें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, जो MSD 16 है, ये स्पेशल विशेष कर जो है MA वालों के लिए है, बट करने के मतलब ग्रेजुएशन वालों के लिए उतने ही हेल्पफुल है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कुछ प्रश्न दिया हुआ है, और बगल में आप देख रहे हो कि यहाँ पे उसका जो है मार्क्स भी दिया हुआ है ना। तो मार्क्स दिया हुआ है, कितना करके मार्क्स दिया हुआ है वो भी आप देख सकते हो कि 15 मार्क्स करके दिया हुआ है। कुछ प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे, एक जो है, एक से लेकर जो 4 प्रश्न है वहाँ पे 15 मार्क्स करके एक एक क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद जो 5वां है उसमें टिप्पणी करना है, और जो है उसमें 4 प्रश्न है और 10-10 मार्क्स करके है। तो इस तरह से 100 मार्क्स का जो असाइनमेंट होता है। और आप जानते हैं कि इग्नू में किस तरह से असाइनमेंट का जो, असाइनमेंट से आपका 30% का जो मार्क्स जोड़ा जाता है परसेंट, और जो आप एग्ज़ाम में जाके देते हैं तो उसका 70%। तो इस तरह से आप जोड़ के जिस तरह से होता है आपका टोटल मार्क्स ये किया जाता है। तो हम लोग एक एक प्रश्न को देखेंगे, तो आप प्रश्न को देख लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न था, क्या था, तक्षी शिव शंकर पिल्ले के कृतित्व पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो यहाँ पे एक राइटर हैं तक्षी शिव शंकर पिल्ले, उन्होंने जो भी रचनाएं की हैं उनके बारे में प्रकाश डालने के लिए बोला। मतलब आप को उनके जितने भी रचनाओं के बारे में पता है, आप वो सारी चीज़ें जो आप पढ़े हैं, आप सारा चीज़ डाल दीजिए, वो सारा चीज़ हो जाएगा। प्रकाश डालने का मतलब उसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा जिक्र कर दीजिए, बता दीजिए। तो यहाँ पे उत्तर आप इस तरह से शुरू कर सकते हो कि तक्षी शिव शंकर पिल्ले का जन्म, क्योंकि जो तक्षी शिव शंकर पिल्ले के बारे में ही बताया, तो थोड़ा सा तक्षी शिव शंकर जो मेन यहाँ पे हो जा रहा है। उसके बाद कृतित्व तो है ही, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। जैसे कि तक्षी शिव शंकर पिल्ले का जन्म 17 अप्रैल 1912 ईस्वी को केरल राज्य की राजधानी तिरुअनंतपुरम के अमलापूझा जिला अंतर्गत तक्षी नामक गांव में हुआ था। इसलिए तक्षी शिव शंकर पिल्ले इसका नाम भी पड़ गया। देखिए, यह गांव समुद्र किनारे उपस्थित है, और उनकी जो माता जी पार्वती जो है अम्मा, और पिताजी पोरपल्ली कल्तित शंकर कुरूप धार्मिक व्यक्ति थे। मतलब जो उनके माताजी और पिताजी बहुत धार्मिक धर्म मानते थे। आप जानते हैं साउथ वाले लोग वैसे ही बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। उनके पिता किसान भी थे, के साथ साथ जो कथकली और तुलन कलाओं के कलाकार भी थे। यानी कि जो है कथकली वहाँ पे जो है नृत्य है, और तुलन वो सब कला भी जानते थे उसके पिताजी। पिल्ले जी जो है के कृतित्व पर उसके बचपन की जो यादों का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। तो क्या कहा जा रहा है कि जो शिव शंकर जो तक्षी शिव शंकर पिल्ले जी हैं, उन्होंने जितने भी रचनाएं की, उनकी जितने भी कृतियां हैं, उनमें उनके बचपन की यादें जो है स्पष्ट रूप से झलकता है, दिखाई पड़ता है। जैसे कि आप निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा प्रकाश में
मतलब उनको हम ला सकते हैं कि क्या क्या जो यादें हैं जो उनका दिखता है। आप जानते हैं कि जो तक्षी शिवशंकर पिल्ले थे, उन्होंने एक चेम्मिन उपन्यास उनका है, मैं मछली मारने वाले जो है आर्य आर्य समुदाय का वर्णन किया है, जो वहाँ पे केरल के तट में आप जानते हैं कि वो एरिया मछली वाला है, वहाँ पे समुद्र किनारे है, तो वहाँ पे मछुआरे की संख्या अधिक होना स्वाभाविक है। तो वहाँ पे जो एक चेम्मिन जो है उनका उपन्यास, उसमें मछली मारने की जो एक आर्य जाति है उसका वर्णन मिलता है। इस उपन्यास के जो लेखक को 1957 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला, तो इस उपन्यास के लिए, तो चेम्मिन उपन्यास के लिए जो है शंकर पिल्ले को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला। तो आप समझ सकते हैं कि उपन्यास काफ़ी अच्छे थे क्वालिटी के। इसी तरह उनके जो एनिपिडकल उपन्यास, ये भी एक उपन्यास है उनके, और के लिए जो 1965 में केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1974 ईस्वी में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी मिला, जो है उनका कायर उपन्यास, उनका एक उपन्यास कायर है। तो आप एक अगर बगल में कॉपी नहीं रखें तो आप कॉपी भी ले लीजिए और उसमें भी नोट कर सकते हैं कि जो शंकर पिल्ले जी का है उनका कौन कौन सा उपन्यास है जिसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। तो आप एक शॉर्ट नोट कर लीजिएगा ताकि पता रहेगा, जब भी मतलब तक्षी शिवशंकर के बारे में आपको कृतित्वों के बारे में आपको अगर टिप्पणी करना है या कुछ भी करना है तो आप वो सारे उपन्यास के बारे में जिक्र कर देंगे थोड़ी थोड़ी। तो 1980 में जो है वायलार जो है पुरस्कार मिला उन्हें केरल विश्वविद्यालय, और जो महात्मा गांधी विश्वविद्यालय से जो है डिलीट की उपाधि भी मिले। 1985 में पद्म भूषण पुरस्कार, और जो 1990 में उनके निधन के उपरांत जो है निकेतन शंकर मंगलम तक्षी संग्रहालय के नाम से अमर हो गया। तो उनका जो निकेतन है, घर है, वो शंकर मंगलम तक्षी संग्रहालय बना दिया गया और उसी से उनको मतलब अमर भी कर दिया गया, नाम उसका जो घर का नाम देकर। इस तरह से आप उनके थोड़ी सी बारे में जान लें। अब हम लोग मेन फोकस जो क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन का डिमांड है क्या है, तक्षी जो है शिवशंकर पिल्ले जी का जो कृतित्व, उनके बारे में हम लोग मेनली फोकस करेंगे। तो उनकी रचनाएं जो है संख्या एवं रचनाओं की विषय वस्तु गुणवत्ता आदि दृष्टि से सुदृढ़ है। जैसे आप देख लिए कि उनको कितना सम्मान मिला है, कितना पुरस्कार मिला, तो उनकी स्वाभाविक है कि उनको टैलेंट के बल पर ही दिया होगा। विषय वस्तु जो है तो काफ़ी जो गुणवत्तापूर्ण नहीं होगा उनकी जो रचना करने की क्षमता, जिसे वो 3 चरणों में विभाजित करके प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं कि जो भी उनका जो रचनाएं हैं उनको 3 चरण में हम लोग बांटेंगे। और प्रथम चरण में इस तरह से आप लिख सकते हो कि तक्षी जी के आरंभिक लेखन में कहानी और उपन्यास लेखन प्रमुख रहा है। क्या क्या आरंभिक लेखन में वो क्या क्या लिखते हैं, कहानी लिखते हैं पहला नंबर, और उपन्यास लिखते हैं, जिन पर बांग्ला कहानियों एवं पाश्चात्य विशेषकर जो है फ्रांसीसी कहानी, पाश्चात्य हम लोग उस कहते हैं जो यूरोपीय देश हैं, पश्चिम के जितने भी देश हैं वो सारे, ठीक है। तो वहाँ पे फ्रांसीसियों के प्रभाव स्पष्ट देखे जा सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे केसरी पत्रिका में प्रकाशित कहानियाँ जो 1931 में, विवाहों की देन, तारीख का एक पत्र, पिता कौन है, ये सारे उनकी जो कहानियाँ हैं जो केसरी पत्रिका में प्रकाशित हुई है, तो उसमें जो है आपको फ्रांसीसी कहानियों की जो जिस तरह क्वालिटी होता है, प्रभाव, वो देखने को यहाँ मिलता है। अब उनके कुछ प्रमुख उपन्यास देखेंगे। जो प्रथम चरण का है उसमें जो प्रतिफलम है, और जो है पतित पंकजम, परमार्थ जल गल। आप जानते हैं कि जो मलयालम और केरल की जो भाषा है मलयालम, तो उनकी जो भाषा है उसमें यम यम इस तरह से मलयालम का एक ये होता है, भाषा का एक विशेषता है। तो वहाँ पे देखेंगे, पहचान जाएंगे कि ये जो है कोई साउथ वाला, यानी कि जो केरल की जो तक्षी शिवशंकर पिल्ले जी का जो रचना है ये वाला। तो कब प्रकाशित हुआ वो भी आप देख सकते हो। बाकी आप देखेंगे कि इन उपन्यासों में उनका जो मुख्य व कथा वस्तु रहा है, जैसे यहाँ पे उपन्यास जो देखें उनमें क्या मुख्य तथ्य रहा। पहला तो रहा कि नारी की विवशता भरी अनैतिकता का वर्णन। दूसरा क्या रहा, प्रतिफलम और पतित जो पंकज में जो है उपन्यास, जो प्रतिफलम और पतित है उसमें जो पंकज में लड़की की वेश्यावृत्ति का करुण चित्रण हुआ है। तो यहाँ पे जो है स्त्रियों की ज़्यादातर जिक्र हुआ है। जो है परमार्थ मंगलम जो है में अवैध बच्चों की जो जननी का जो मतलब चित्कार है उसका वर्णन है। इस प्रकार उसकी कृतियों के पहले चरण में वह चित्रण
की सहजता और स्वाभाविकता के आधार पर मलयालम गद्य लेखक के युग प्रवर्तक के रूप में ख्याति प्राप्त कर लेते हैं। वहीं दूसरा चरण में, जैसे कि यहाँ पे पहला चरण तो हम लोग देख लिए कि उसको जिस तरह से रचनाएं की है, उसके रचनाएं में गुणता उस तरह दिखा। फिर वहाँ के जितने भी क्षेत्र के लोग थे, केरल वाला मलयालमी लोग, वो उसके बहुत ज़्यादा उन्हें प्रसिद्धि दिया और प्रसिद्ध भी हुए। दूसरा चरण में आपको मिलेगा कि तक्षी जी अपने दूसरे चरण में प्रवेश करते करते रोमानी यानी कि प्रेम, यौवन, नारी चित्रण के मनोरंजक तत्वों को जो है छोड़कर यथार्थवादी वास्तविक समाज की स्थिति को लेकर लिखने लगे। यानी कि पहले जो आप देखते हैं कि जो पहले चरण में उन्होंने स्त्री पात्र, वेश्यावृत्ति, इस तरह की घटनाओं को भले ही समाज से ही निकाला है, लेकिन उसमें थोड़ी सी रोमानियत भरी उसमें डाल दिया है। इस तरह से जो नारी को इस तरह थोड़े से मतलब उसको प्रेम यौवन भरी नज़रों से उसको दिखाने का पहले चरण में दिखा, लेकिन दूसरे चरण में यथार्थवादी जीवन में जो सच्चाई है, समाज में जो दिख रहा है, जैसा हो रहा है, बस उसी को दिखाने का प्रयास किया गया है। जैसे कि उनके उपन्यासों में देखा जा सकता है कि जो भंगी का बेटा जो है उपन्यास, वहाँ पे आप देखोगे कि इसमें उन्होंने भंगियों द्वारा अपनी स्थिति सुधारने के लिए एक प्रमुख भंगी के बेटे को पढ़ाने और महान बनाने के जो जद्दोजहद करते दिखते हैं, लेकिन उच्च वर्ग के लोगों द्वारा उनके बेटे को विद्वान जो विद्यालय में पढ़ने की अनुमति नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से जो भंगी का बेटा को किस तरह से पढ़ाने और वहाँ के जो लोग थे उच्च वर्ग के, वो पढ़ाने उसको नीचे कुल को मान के नहीं दे रहा था, तो उसके बारे में जो दशा है वो दिखाने का यहाँ पे प्रयास किया है। दूसरा जो है दो शेर धान, ये उनका भी उपन्यास है। तो इसकी कथा में कृषि जीवन, जैसे दो शेर धान से कृषि से रिलेटेड है, से जुड़ी है, जो समाज में कृषि और कृषक की जो दारुण कथा कहता है। अब जो तीसरा चरण है, तीसरा चरण आता है, आप जानते हैं कोई भी लेखक पहले थोड़ी डर के लिखता है। जब उनके अंदर में क्वालिटी आ जाता है, वो प्रसिद्ध हो जाते हैं, तब उनके डर भी खत्म हो जाता है। प्रसिद्धि चाहे वो उसे प्रसिद्धि मिले या ना मिले, क्योंकि ऑलरेडी उन्हें हर तरीके से मतलब वो फ्री हो जाता है, उन्हें उतना अब डर नहीं है, इसलिए वो अब खुलकर लिखना शुरू कर देते हैं। उसी तरह से आप तक्षी जी का जो तीसरा चरण आप देखेंगे कि लेखन के तीसरे दौर की शुरुआत उनकी प्रसिद्ध कृति जो है चैम्मिन, जो 1955 की जो रचना मानी गई है, और इस जो चरण में उनकी जो सृजनात्मक क्षमता चरम पर थी। जैसे अभी हमने बताया कि कोई भी लेखक का पहला चरण में आप देखेंगे जब वो स्टार्टिंग करता है, उस समय लिखने का जो उनकी कला होता है, लिखने की जो क्वालिटी होता है, उसमें जो भी स्टोरी वो उठाया है, वो सारी चीज़ों आप देखेंगे तो जो भी है, चाहे वो कितना भी अच्छा लिख ले, लेकिन वही राइटर अगर लिखते लिखते जब अपने अंतिम क्षण तक पहुंचता है, अब अपने जो लास्ट के स्टेप में अगर उसकी जो अंतिम कहानी है, अंतिम जो रचना है, उसको देखोगे और फर्स्ट की रचना मिलाओगे, उसमें आकाश जमीन का फर्क मिलेगा। वही आप देख सकते हो कि जो प्रेमचंद का गोदान, जैसे आप जानते हैं कि प्रेमचंद जो 1916 से उन्हें अपनी रचना काल स्टार्ट करते हैं। पहले उर्दू में रचनाएं करते हैं और छोटी छोटी करते हैं, लेकिन जब उन्हें लिखनी शुरू किया, लिखते लिखते जब उनका जो 1936 का पीरियड आता है, 1916 से 1936 का, जब 1936 में जो अब उन्होंने अपनी अंतिम जो रचना गोदान लिखी, उसमें आप देखेंगे गोदान की जो यथार्थवादी जो चित्रण उन्होंने किया, तो आप स्पष्ट रूप से आपको देखने को मिलेगा और उसकी क्वालिटी में भी दिखने को मिलेगा किस तरह से पाठक को एक मतलब उससे कनेक्ट करने की क्षमता है और रियलिटी भी दिखाने का सारे चीज़ वहाँ पे मिलता है। इसी तरह से जो है तक्षी शिवशंकर पिल्ले के भी रचनाओं में मिलती है, जो उनकी जो तीसरी चरण की रचना है चैम्मिन। अब जो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो तक्षी शंकर पिल्ले जी ने असंख्य रचनाएं की, कुछ से उन्हें विश्व स्तर पर ख्याति मिली, जैसे कि चैम्मिन से मिला। उन्होंने अपनी आरंभिक दौर में यासीपूर्ण प्रेम कथा, वासना, नारी विषय पर सुख रचनाएं की जो कि वहीं उन्होंने आसपास के माहौल, परिवार, बचपन की यादें, अन्य साहित्यकारों से प्रभावित होकर अन्य संप्रदायों, वादों यानी जैसे कि मार्क्सवाद पर का प्रभाव उन पर काफ़ी रहा है, होकर समाज की यथार्थ चित्रण करना शुरू किया। एक क्षेत्रीयता यानी कि जो क्षेत्रीयता था, मलयालम भाषा से आखिर वो रिलेट करते हैं, तो अभी उनकी जो कृतियाँ विश्व स्तर तक अनुवादित होती रही दूसरी भाषा
वो हमें वो चीज़ ट्रांसलेट होकर, अब जैसे कि इसको संक्षिप्त में क्या बता सकते हैं, अब तो हमने उसको प्रकाश कर दिया उनके जितने भी कृत्य हैं। अब 2-3 लाइन में आप उसकी जो निष्कर्ष लिख सकते किया था, जो है ताकसी शिवशंकर पिल्ले जी यही की जो कृतियां सदैव समाज के विभिन्न रंगों का चित्रण युगों युगों तक करते मतलब हुए हैं और करते रहेंगे। तो इस तरह से आप इसका प्रश्नों का अंत कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है हम लोग देखेंगे, उसके पहले अगर वीडियो अभी तक देख रहे हैं और अगर लाइक करना भूल गए तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक इसलिए कर दीजिएगा क्योंकि अगर आप लाइक कर दोगे तो जो भी सामने वाला यहाँ पे व्यूअर आएगा, बंदा आएगा, तो उसे लगेगा नहीं ये वीडियो हेल्पफुल है, इसलिए लोगों ने लाइक भी किया है। अगर आपको पसंद है तो ही लाइक कीजिएगा, अदरवाइज आप जैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अब जैसे दूसरा प्रश्न है कि संस्कार जो है एक उपन्यास है में अभिव्यक्त सामाजिक चेतना को रेखांकित कीजिए। रेखांकित करने के लिए बोला है, लेकिन यहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस का डिमांड देखना होगा। पहला तो ये क्या है, रेखांकित करना है आपको मेन बातों को, जैसे कि हम लोग रेखांकित कर देते हैं ना, कोई बातें लिखते हैं तो वहाँ पे मेन जो पॉइंट होता है उसको इस तरह से रेखा खींच देता है, उसी तरह यहाँ पे रेखांकित करना होगा। किसका, संस्कार का। अगर संस्कार उपन्यास आप पूरा पढ़ते हैं तो मेन में हेडिंग आप क्या क्या डालना चाहते हो, किसको किसको पढ़ते समय आप जो पेन है या जो किसी से आप उसमें हेडिंग मारते हो या उसको मतलब डार्क करते हो, तो वही चीज़ आपको करना है यहाँ पे। और जो चीज़ों को आप करके रखे हो वही सारी चीज़ यहाँ पे लिखना भी है आपको। तो रेखांकन का मतलब वही होता है। अब तो यहाँ पे मेन क्या है, संस्कार तो है उपन्यास, ये मिल गया। इसकी संस्कार उपन्यास में क्या अभिव्यक्ति हुआ, क्या बोला गया, उसमें खास कर जो सामाजिक चेतना के बारे में, तो आपको सामाजिक चेतना को आधार मानकर रेखांकित करना है, राइट। तो आंसर इस तरह शुरू कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि संस्कार उपन्यास है जिसकी रचना कन्नड़ साहित्य के प्रमुख लेखक डॉक्टर UR अनंतमूर्ति द्वारा की गई है। तो यहाँ पे आप भूमिका या मतलब जो इंट्रो है इस तरह से 2-3 लाइन में आप दे दोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको सामाजिक चेतना को रेखांकित करना है, ठीक है। तो आप इसको आगे बढ़ाते हुए आप इस तरह से करोगे कि चूंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है, हर एक साहित्य युग के प्रभाव को किसी न किसी रूप में चित्रित अवश्य ही करता है, चाहे वो कहानी हो, निबंध हो, कविता हो या उपन्यास आदि। लेकिन कहानी और उपन्यास ऐसी विद्याएं हैं जो अधिक खोलकर किसी भी चीज़ को रखने में सक्षम होती है या सक्षम बनाती है। इसलिए आप जानते हैं कि गोदान हुआ, प्रेमचंद्र की जितने भी उपन्यास है, जब उपन्यास आया तो सारे जितने भी गद्य विद्याओं में उपन्यास सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। उसी तरह यहाँ पे उपन्यास में सारा चीज़ों को समेटने की ज़्यादा क्षमता होता है। तो यहाँ पे किस तरह से उपन्यास और समाज के बीच में लिंक थोड़ा सा यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है। पहला एक पैरा बनाया उसमें कि समाज और उपन्यास में क्या लिंक है, तब ना हम लोग संस्कार जो उपन्यास है उसके साथ इसको लिंकेज करेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग तीसरा जो पैराग्राफ है यहाँ पे उसमें हम लोग लिखेंगे कि संस्कार एक उपन्यास है, इसलिए इसमें भी वो क्षमता स्वतः विद्यमान हो गई है, क्या जो उपन्यास में होता है, क्या समाज के साथ जुड़ने को, जिसे उपन्यासकार ने अपनी लेखन कौशल से और अधिक प्रभावी से अभिव्यक्त करने में सफल हुए। एक्चुअली देखिए आपको उपन्यास पढ़ने में किस तरह लगा उसको आपको लिखना है, लेकिन आप नॉर्मली आप कोई भी उपन्यास पढ़ते हो, आपके अगर सब्जेक्ट में दिया हुआ है इसका मतलब आप समझ लीजिए कि उस उपन्यास में क्वालिटी है तभी आपके जो सब्जेक्ट में है दिया हुआ है। तो उपन्यास को आपको जैसा भी लगा हुआ, कभी कभी उपन्यास बहुत है कि आपको समझ में नहीं आता या कोई भी है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसके बारे में बुरा लिखोगे, जब भी लिखोगे तो उसके बारे में अच्छा ही लिखोगे, ओके। तो फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने एक पेज है, यहाँ पे देख रहे हो कि एक पेज है, एक पेज में हम थोड़ा सा इंट्रो दिए, उसके बाद लाइन छोड़ें, फिर 2, 3, 4 और लगभग 4 पैरा यहाँ पे किए हैं, 4 पैराग्राफ में लिखे। तो इसी तरह से आप एक पेज में कम से कम 3 पैराग्राफ आप जरूर बनाएं, क्योंकि पैराग्राफ छोटा छोटा आप जितना बनाएंगे उतना अच्छा भी दिखता है और सजा कर लिखेंगे तो उतना बेटर। यहाँ पे जैसा भी लिखा गया है, लेकिन आप मैं तो जानता हूँ कि आपका राइटिंग इससे भी बेटर होता होगा और बढ़िया से लिखते होंगे आप, और इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इसका फिर नेक्स्ट इस तरह से कर सकते हैं हम लोग कि संस्कार में अभिव्यक्त सामाजिक चेतना का जो रेखांकन के लिए इसमें निहित पात्रों के चरित्र, इसकी कथा वस्तु, स्थान, देश काल सहित संवादों पर विचार करेंगे। आमीन करेंगे मतलब जो यहाँ पे है कि हम लोग क्या है, हम लोग जानते हैं कि संस्कार क्या है, एक उपन्यास है ना। और उपन्यास में जो तत्व होता है
क्या क्या होता है, उनका जो तत्व होता है, पात्र के चरित्र होता है, उसमें कथा वस्तु और कथानक होता है, देश काल, ये भाषा संवाद, ये सब जो है उस पर हम लोग एक एक करके चर्चा करना है। क्योंकि हम लोग जाएंगे कहाँ पे, जो चीज़ें एक स्टैंडर्ड है उसकी के बेस पे पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से आप एक बढ़िया सा चित्र बनाइएगा, या जैसे गोल राउंड इस तरह करके आप इस तरह करके भी उसको, जितना भी 4 पॉइंट है या 5 पॉइंट है आप डाल सकते हो एक एक करके इस तरह करके, तो वो भी अच्छा दिखता है। बाकी आप जैसा करना, जैसे कि स्थान का वर्णन, कथा वस्तु, इस तरह से यहाँ पे लिखा गया है। और जो है संस्कार, अब एक एक पॉइंट करके हम लोग उसका फिर रेखांकन कर देंगे। क्या, संस्कार और वर्णित स्थान का चित्रण। तो इसमें क्या है, आप देख रहे हो कि जैसे कि इस उपन्यास में कई स्थानों का जिक्र है, परंतु जो है दुर्वासापुर, कौन सा, दुर्वासापुर जो है नामक ब्राह्मण अग्रहार गांव का प्रमुख है, जिसके जो आसपास ही संस्कार के चारों पात्र, जो सारे पात्र जो है अपने अपने भूमिका अदा करते हैं। एक यहाँ पे दुर्वासा नामक गांव है, कौन सा गांव, अग्रहार। देखो आग्रह गांव, जैसे आप जानते हैं कि साउथ में एक ब्राह्मण टाइप का होता है और एक शेवनार होते हैं, ठीक है, एक नायनार और शेवनार। तो जो ब्राह्मण वाला है तो उसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पे जो अग्रहार गांव उसी को कहते हैं, जो मतलब उस गांव में अधिकतर आपको ब्राह्मण ही मिलेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे दुर्वासा नामक जो अति क्रोधित ऋषि के नाम पर इस गांव का नाम जो द्वापर युग में ही मिल गया था। तो यहाँ पे जब हम लोग गांव के बारे में जब जिक्र किए तो उस गांव के बारे में थोड़ा सा बात उसको रिलेट कर दिए। और फिर क्या है, लेखक द्वापर युग और पांडव के अंतिम जीवन यात्रा की कथा, पौराणिक कथा से इस जो गांव को जो परिचय देते हैं, और वहाँ से प्रकृति का भी वर्णन करते हैं। मतलब वहाँ की जो नदियाँ किस तरह है, गांव किस तरह थे, गांव में किस तरह से पेड़ पौधे, मनुष्य कैसे थे। संभवतः यह गांव स्वयं लेखक जी का जन्मभूमि है, क्योंकि लेखक स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं, तो वो सुनिए। जब मैं बच्चा था तभी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका संबंध परंपरा और धर्म से है। मैं एक अग्रहार से आता हूँ जहाँ सिर्फ ब्राह्मण रहते हैं। मेरा अग्रहार नदी के तट पर स्थित था तथा मेरे अग्रज एवं पूर्वज वैदिक काल से रहते थे। तो यह अग्रहार क्या है, तो यहाँ पे आप देख लिए कि ब्राह्मण है, और तक्षी जो शंकर पिल्ले जी हैं स्वयं ब्राह्मण हैं, और वो बता भी रहे हैं कि हम एक अग्रहार हैं। ओके, नेक्स्ट जो आप इसका जो उपयुक्त कथन से यही लगता है क्या, जो यहाँ पे उनका कथन देखें जो भी कहा था। देखिए कोई भी हम लोग स्टेटमेंट अगर किसी का जो कहा है हूबहू उसी को उतारते हैं तो उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिख देते हैं। यहाँ पे जैसे इन्वर्टेड कॉमा में आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है, ठीक है। उपयुक्त कथन से यही लगता है कि लेखक स्वाभाविक रूप से इंग्लैंड में शोध कार्य के दौरान अनुभव किए अकेलेपन एवं अपने जन्मभूमि के याद में तड़पते हैं। और दुर्वासा जो पुर है गांव तुंगा नदी के पास स्थित होना माना गया है। यहाँ पे ये चीज़ आप देखिए कि जब ये चीज़ लिखा गया था उपन्यास संस्कार को, तब एक्चुअली जो तक्षी जी थे वो कुछ दिन के लिए वहाँ पे कुछ काम से वो इंग्लैंड जाते हैं शोध कार्य के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे जब जाते हैं तो उन्हें अपने गांव की याद आने लगते हैं, तो उन्होंने अपने गांव के बारे में लिखते हुए इस उपन्यास को लिख डाला। तो यहाँ पे फिर बाद में बताया कि जो तुंगा नदी है उसी किनारे में ये दुर्वासा जो गांव है वो है। कथा वस्तु और संस्कार की बात करें तो इसमें आप देखेंगे किसी उपन्यास का मूल तत्व कथा वस्तु होता है, कि उसमें क्या क्या वस्तुएं हैं कथा करने के लिए, क्योंकि इसके बगैर उपन्यास का जो है आधार ही मजबूत नहीं होगा, है ना। संस्कार उपन्यास का मुख्य कथा वस्तु दुर्वासापुर के ब्राह्मण समाज है, तो वहीं से शुरू होता है। समाज में पौराणिक कथाओं, वैदिक मान्यताओं, जादू टोना, भोग विलास, ईर्ष्या, स्वार्थ, लोभ आदि जैसे कथाओं एवं जो व्यवस्थाओं द्वारा जो कथा को विकास विभिन्न पात्रों के द्वारा जो की गई है, आप संस्कार उपन्यास में देख सकते हो। अगर पढ़ें तो आपको जरूर कुछ ना कुछ याद आ रहा होगा, अगर नहीं पढ़ें तो आप डेफिनेटली आप पढ़िए जाके, बहुत अच्छा लगेगा। और जो यहाँ पे है नेक्स्ट है कि पात्रों के चरित्र एवं संवाद और संस्कार उनके बीच में संबंध यानी कि रेखांकन करना है। तो उपन्यास में मुख्यतः 3 पात्र हैं। कितने पात्र हैं? 3 पात्र हैं। तो आप देखोगे कि जो ज्ञानी प्राणेशाचार्य जो है, और एक है चंडाल स्वरूप नारायणप्पा, और एक चंदेरी, तो 3 है। उसमें आप देखेंगे इसके अलावा एक रोगनी और जो है महातपस्वी भी है।
जो कथा में गौण रूप से प्रस्तुत होता है, मतलब कभी कभार होते हैं, ज़्यादा नहीं है, तो मुख्य रूप से 3 का ही है। तो यहाँ पे ये जो पात्र है उनका थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, तो इससे आपको डेफिनेटली ये चीज़ हो रहा होगा जो संस्कार उपन्यास में क्या है। तो संस्कार उपन्यास के बारे में होल डिटेल्स आपको सारी जो है वीडियो से प्राप्त हो रहा होगा, चाहे आपको उत्तर लेखन असाइनमेंट के लिए करना हो या मतलब आप एग्जाम में जाके दोगे, अभी जो एग्जाम हाल फिलहाल होने वाला है उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अगर अभी देख रहे हैं और अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, तो हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा ताकि इस तरह का और भी वीडियो लाएंगे, ठीक है। और जो एमएसडी का आपका जाके 01, एमएसडी 0 जो 5, एमएसडी 07 और एमएसडी 13 और एमएसडी 14 और एमएसडी 15, ये सारे वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है मेरे जो चैनल में है, आप जाके देख सकते हैं। वहाँ इग्नू का एक बना हुआ है एमएसडी का, तो एमए का, तो वहाँ पे आप जाके सारा वीडियो एक ही जगह में देख सकते हो। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या जो ज्ञानी प्राणेशाचार्य जी हैं तो वो धर्मी हैं, ज्ञानी हैं, मदद स्वरूप का है, मतलब वो मदद करने वाले हैं, दिखने वाले आचार्य हैं, जो एक ऐसे साधु हैं कि मतलब अग्नि परीक्षा देने से भी नहीं डरते। वह रोगनी नामक एक स्त्री जो है, रोगनी से विवाह बंधन में बंधकर समाज को ज्ञान का पाठ पढ़ाते हैं, जारी रखते हैं। किंतु उपन्यास के अंत आते आते वह विधवा चंडालनी जो है चंदेरी के रूप जया में फंस जाता है। तो किस तरह से जो है ब्राह्मण जो है वो अपने पत्नी जो रोगनी से मतलब विवाह बंधन में बंधकर समाज का कल्याण करते हैं, लेकिन जब बाद में जो आता है एक विधवा चंडालनी, ठीक है, यहाँ पे जो राइटर ने उसे चंडालनी कहा, चंदेरी नामक, उनकी जो सूरत देखकर उसका जो फंस जाता है जाल में, और ये जो जंगल में मंगल करके पश्चाताप करता है। तो जंगल में उसके भेंट होता है, और इस तरह से यहाँ पे एक कहावत टाइप का लिखा है, जंगल में मंगल करना। फिर उसके बाद उसके गलतियां तो कर लेता है, उसके बाद उसे पश्चाताप भी होता है, मैंने क्या कर दिया, एक ब्राह्मण होके ब्राह्मण समाज में मेरा क्या अगर सच्चाई बताऊं या ना बताऊं। तो वो खुद से लड़ता है, आत्मसंघर्ष करते हैं, दिखते हैं। जो लेखक ने ब्राह्मणों के पतन को यहाँ पे दिखाया है कि किस तरह से ब्राह्मण समाज में भी पतन हो रहा था, राइट। तो यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए कि नारायणपा जो है दूसरा कैरेक्टर यहाँ पे, कि ब्राह्मण समाज के लिए कलंक है। क्या है? कलंक है, मतलब यहाँ पे अच्छा वाला कैरेक्टर ये नहीं है, उसमें सारे गुण अभद्रों, असभ्यों, चांडालों वाली है। जो एक रूपवती चांडाल नीच कन्या चंद्री से विवाह कर लेता है, परिणाम तो उसे समाज से निष्कासित कर दिया जाता है। कुछ नहीं, मतलब कुछ ही वर्षों में उसे काल ग्रस्त लेता है। जैसे आप जानते हैं कि मतलब जो पहले भी बताया गया, जो यहाँ पे ब्राह्मण था एक पहले आगे, तो वो चंदेरी के जाल में फंस जाता है। कब? जब नारायणप्पा का मृत्यु होता है तो चंदेरी जो विधवा है वो फंसा लेता है उसको। उस तरह से यहाँ पे देखते हैं कि मतलब कुछ ही वर्षों में उसको ही कर लेता है, और इस तरह से देखता है कि संस्कार उसकी पत्नी का जो एक मुसलमान द्वारा मतलब जो करवाता है, ठीक है। तब जो मतलब देखता है कि जो चंदेरी है, उस जो नारायणप्पा अपने पति के जो अंतिम संस्कार भी लोग नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उसे समाज से बाहर कर दिया है ना, इसलिए। तो क्योंकि पहले का जमाना में अगर समाज से बाहर कर दिया जाता है तो ऐसा होता था, तो उसको अंतिम रूप से एक जो मुसलमान द्वारा करवाता है अंतिम संस्कार उसकी पत्नी। अब यहाँ पे देखते हैं कि चंदेरी के चरित्र से संस्कार उपन्यास जो है वो वहाँ पे सामाजिक पहलू उद्घाटित होता है, और आसानी भी हुआ है यहाँ पे लेखक को, क्योंकि जिस समाज में नारी की जैसी इज्जत हो समाज वैसे ही होंगी। उस समाज की जो उपलब्धि को नारी के सम्मान से ही आंकी जाती है, चाहे कोई भी है, हमारे समाज में भी है। तो नारी को अगर जिस समाज में इज्जत मिलता है, जिस समाज में उसको किस तरह से मतलब पोजीशन है, उसी के आधार पर नॉर्मली आंकी जाती है। संस्कार उपन्यास में भी ऐसे ही आपको बात है, लेकिन यहाँ नारी का सम्मान, आदर, उसके महत्व को नहीं रेखांकित करता, बल्कि नारी की वस्तु समझने की परंपरा को दिखाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उपन्यास की जो दोनों प्रमुख पात्र स्त्री को भोग की वस्तु बना दिया है, जो भोगने के बाद समाज से जो है सारी करतूती छिपाना चाहता है। जैसे आप देखिए कि जो पहला ब्राह्मण था
ज्ञानी प्राणेशाचार्य, वो लास्ट में किस तरह चंदेरी को मतलब जंगल में इस तरह से उसकी शादी करता है, और बाकी फिर अपने जो ब्राह्मण समाज में वो सारे कलंक को छिपाने के लिए प्रयास करता है। अब जो यहाँ पे देखिएगा कि चंदेरी के माध्यम से आखिर कहना क्या चाह रहा है। अब तो हम लोग क्योंकि प्रश्न का लगभग हम लोग कुछ पहुंच गए हैं, तो वहाँ पे धीरे धीरे अंत भी करेंगे, ठीक है। तो चंदेरी के माध्यम से तत्कालीन समाज की जाति व्यवस्था को भी रेखांकित करने का प्रयास किया गया। और चंदेरी एक चांडाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चंडाली कह के मतलब उसको एक जाति व्यवस्था शब्द यहाँ पे यूज किया है ना। फिर भी ब्राह्मण समाज के जो लोलुप किस्म के जो आदमी हैं उसे विवाह उच्च आदर्श स्थापित करके हेतु नहीं करते, बल्कि वो जो है उसकी जो दैहिक सुंदरता यौन के मुंह पास में आकर्षित होकर करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाता है कि उच्च कुल के व्यक्ति जो है तब भी समाज में जाति पाति मानता इसलिए नहीं था, बल्कि अगर उसे मानना है तो माने, अगर नहीं मानना है तो किसी भी गिरे हुए किसी भी जाति से वो कर सकता था, लेकिन वो दिखाएगा कि ये जाति निम्न कुल का है जब बात हो इस तरह से। लेकिन जब उसको मतलब भोगने की वस्तु हो तो वो किसी भी जाति को नहीं छोड़ता है। तो वो चीज़ यहाँ पे सच्चाई दिखाने का प्रयास किया है, इसलिए इसको यथार्थवादी उपन्यास की श्रेणी में कहीं कहीं आप डाल सकते हो। उपन्यास के एक संवाद को देखिए कि किसी वस्तु से फंसा जो मेरी साली, सॉरी किसी स्त्री से फंसा जो मेरी साली, पागल होकर मर गई उसका दाह संस्कार भी नहीं किया। ब्राह्मणों के बीच में वार्तालाप होते हुए यहाँ पे देखा है कि वही जो चंदेरी के संस्कार इन पंक्तियों से देखिए। औरतें बाहर चबूतरे पर आ गई, किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, जबकि चंदेरी ने अपने सोने की माला और हाथों के कंगन उतारकर प्राणेशाचार्य के सामने रख दिए और बोली उनके संस्कार के लिए कि मतलब उनकी जो यहाँ पे मेन चीज़ है उनकी जो पति का जो संस्कार करवाना था उसके बारे में। तो ये उपन्यास भी उसी के नाम पे रख दिया गया है। देश काल का जो यहाँ पे वर्णन वो देखते हैं, और जो है संस्कार, इनके बीच में जो एक लिंकेज करते हुए रेखांकन करेंगे कि उपन्यास में एक लंबी कथा चलती है। लेखक को लिखने में लंबी अवधि भी लग सकता है। विषय वस्तु पात्रों के जो है ढूंढने हैं तो भूत वर्तमान और भविष्य की जो कल्पना करने पड़ती है। आप देखते हैं कि जो संस्कार में लेखक की जो लेखक ने जो ऐसा ही किया है, उन्होंने पुरानों वैदिक ग्रंथों और अपने शोधकाल के जो इंग्लैंड में रहने की जो कहानी की जो बेखूबी गढ़ा है, पांडव काल, वैदिक काल, द्वापर युग और तत्कालीन समाज के विभिन्न पहलुओं पर जो उन्होंने प्रकाश डाला है। इस उपन्यास में वह अपने बचपन को भी याद किया है, तो तत्कालीन ब्राह्मण समाज को भी। तो इस तरह से आप देखते हैं कि इस तरह लिंकेज किया है, एक विस्तृत वर्णन। अब यहाँ पे निष्कर्ष में आप इस तरह से लिख सकते हैं कि कुल मिलाकर संस्कार उपन्यास में अभिव्यक्त सामाजिक चेतना, क्योंकि आपको सामाजिक चेतना के बारे में लिखना है तो आप बीच में कुछ भी लिखे हो, वैसे जो तो कुछ लिख नहीं सकते हो, रिलेवेंट ही लिखना होगा जो भी पूछा गया। लास्ट में आपको जो चीज़ लिखने बोला है उसी को जस्ट थोड़ा सा अपने वाक्य में लिखना है, ताकि जो चीज़ एग्जामिनर या कोई भी है उसको लगे नहीं लड़का लास्ट में घूम फिर के वहीं पे आ रहा है जो चीज़ क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। उपन्यास पुराणों, वैदिक कालों, कल्पनाओं, ऐतिहासिक घटनाओं तथा स्वयं के बचपन एवं उपन्यास लिखने तक के विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न लोगों से उनकी संबंधों आदि वास्तविक अनुभवों को जीवंत अक्षर देना है। जीवंत अक्षर, यहाँ पे जीवन अक्षर करने का मतलब प्रकाश डालना है, ठीक है। इस तरह से जो नेक्स्ट प्रश्न को आप इस तरह से देखिएगा, जो तीसरा प्रश्न है मानवीनी भवाई, ये भी एक उपन्यास है कि कथा वस्तु आपको देखना है। उसमें हम लोग देखे थे समाज जी के बारे में उसका वर्णन कर रहे थे, यहाँ पे कथा वस्तु देखेंगे, ठीक है। तो कथा वस्तु जो है मानवीय भाई एक आंचलिक उपन्यास है। आंचलिक उपन्यास कहने का मतलब आप कोई भी ऐसा जैसे कि आप जानते हैं, सपोज यही है, मान लीजिए कि जो यहाँ पे ये पूरा है क्या आपका एरिया है, आपका जो जिला है, ठीक है। जिला क्षेत्र के अंदर में जितनी भी भाषाएं हैं और ये जो आपका स्टेट है, ठीक है, और ये है पूरा कंट्री। तो एक छोटा सा क्षेत्र विशेष की जो घटनाओं का खाली जिक्र करना, या भाषाओं की जो शब्द है, शब्द की जैसे कि आपके क्षेत्र में जिस तरह की भाषा बोले जाते हो, कोठा बोले जाते हो, बांग्ला बोले जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि तो उसी भाषा से ज़्यादा प्रभावित अगर उस उपन्यास में मिलता है, वैसा ही शब्दों की बहुलता मिलती है, तो आंचलिक उपन्यास है।
मतलब उसका क्षेत्र छोटा होता है, सीमित दायरा होता है। ठीक है, तो ये चीज है आंचलिक उपन्यास, जिसकी रचना है पन्नालाल पटेल द्वारा करते हैं। भूमिका हम लोग लिख लिए। अब हम लोग थोड़ा सा अब कथा वस्तु के लिए कुछ करेंगे कि इस उपन्यास में गुजरात जो है और जो है स्थान की सीमा में जो है स्थित एक गांव है। क्या है? गांव मांडली जो है का वर्णन है, जो कथा के शुरू और अंत बिंदु है। मतलब शुरू भी यहीं से होता है और अंत भी यहीं से। उपन्यास की सारी घटनाएं, चरित्र और पात्र, वातावरण यहीं से जुड़ी हुई है, जो कथा को जो परिणति तक पहुंचाता है। मतलब कथा को जहां पहुंचना चाहिए उसका एक निर्णायक जगह पे। अब निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं के द्वारा मानवीनी भावाई उपन्यास की कथा वस्तु का विश्लेषण किया जा सकता है। तो आप इस तरह से देखिए, यहाँ पे जैसे डायग्राम में कुछ भी लिखने से देखिए आपको देखने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने भी यहाँ लिखा है तो आप पॉइंट वाइज कितनों भी मैं लिखता तो आप पॉइंट वाइज लिख देखते तो उतना भी आपको अट्रैक्ट नहीं होता। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस तरह से मैंने लिखा तो आपको सारा पॉइंट क्लियरली एक ही झलक में दिख जा रहा है कि यहाँ पे किसानी जीवन संघर्ष के बारे में लिखा गया है, ग्रामीण संस्कृति और परिवेश के बारे में लिखा गया है, अकाल यानी दुर्भिक्ष के बारे में, प्रेम कहानी और जो है पात्रों के जो संवाद विधान है, और जो है प्रकृति वर्णन, और फिर सामाजिक स्थिति जो वहाँ पे मान्यता है समाज में, वो सारी चीज़ों का वर्णन है। तो इस तरह से इतना चीज़ें जो है मानवीनी भवाई है उपन्यास, उसमें कथा वस्तु में किया गया है। कथा वस्तु कहने का मतलब कथा जोड़ वस्तु, कथा जो कही जा रही है उपन्यास में उसमें जो भी चीज़ वस्तुएं हैं, वस्तुएं कहने का मतलब यहाँ पे क्या क्या मैटर चीज़ यहाँ पे डाला गया, घटनाएं डाली गई हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे पहला नंबर किसानी जीवन संघर्ष और जो मानवीनी भवाई। आप देखिए ऐसा कीजिए जैसे उपन्यास में जैसा शुरू में बताया गया उसी हिसाब से अगर आप क्रम अनुसार में अगर आप चीज़ों को भी लिखते हैं तो बहुत अच्छा एक इफेक्टिव आंसर राइटिंग माना जाता है। तो यहाँ पे एक नंबर में किसानी जीवन संघर्ष और मानवीनी भवाई, उसके बीच में जो विश्लेषण है हम लोग देखते हैं कि चूंकि पन्नालाल पटेल स्वयं एक छोटे से गांव से आते हैं, उन्होंने ग्रामीणों विशेषकर किसानों की कड़ी मेहनत निकटता से देखी है ना। तो कहा तो यही भी जाता है कि मानवीनी भवाई की जो रचनाएं उन्होंने खेत की जो रखवाली करने में बनाई वाली जो एक टेंट होती है, झोपड़ी होता है ना, खेत की जब खेत में आपकी फसल लहला रहा होता है उस समय आप वहाँ पे उसको चाहे हुआ बकरी से हो गया या किसी चीज़ या रात को चोरों की कटाई से बचाने के लिए बैठकर जो रहता है बनाया रहता है, उसी में बैठकर जो है लेखक जी पन्नालाल जी इसको रचे हैं। इस प्रकार वह ग्रामीण जीवन और कृषि करते हुए किसानों को हर रूपों से देखी है, जहाँ किसान सुबह जल्दी उठकर कड़ी ठंड में, बारिश में, धूप में और सभी वातावरण में तत्परता से काम करते हैं। और इन पंक्तियों पर आप ज़्यादा दृष्टि डालिए। यहाँ पे जो मानवीनी भवाई है उसी से लिया गया है। तो जैसे बीच बीच में आप कोट कर सकते हो, तो इन्वर्टेड कॉमा में बताया गया है क्या है, शुद्ध द्वादशी की जो रात है, आसमान में चंद्रमा, हल्की परंतु मखमली चांदनी, मानो ताराओं से खंजित चादर। तो किस तरह से देखिए प्रकृति का भी सौंदर्य का यहाँ पे उद्घाटन करने का प्रयास किया गया है, मनोहर जो है सौंदर्य का वर्णन किया है। इसके बावजूद ही कृषकों को जो महामारी, साहूकारों, लुटेरों आदि की जो मार सहने पड़ती है, उन सारी चीज़ों के बारे में इस उपन्यास में आपको मिलता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट में आप जैसे कि जो है अकाल का वर्णन, यहाँ पे जैसे महामारी देख लिए, यहाँ पे कृषकों को क्या क्या परेशानी होता है। अब परेशानी के बारे में थोड़ा जिक्र ही हो गया तो नेक्स्ट पॉइंट ही आ गया, अकाल मतलब किसानों को क्या परेशानी था। चूँकि इस उपन्यास की सारी घटनाएं एवं पात्र को गुजरात राजस्थान वाला जो इलाका है वहाँ से लिया गया है ना, इलाकों से ली गई है, जहाँ वातावरण वैसे ही अधिकांश जो होता है शुष्क होता है और कष्टदायी होता है ना, क्योंकि वहाँ पे जो मरुस्थल वाला इलाका ज़्यादा होता है। कि जो जितने भी यहाँ पे आपका जो भारत का जो इलाका है, ठीक है, तो ये वाला इलाका में वैसे ही सूखा पड़ता है। तो इसी रीजन से जो यहाँ पे जीवन जो है काफ़ी मुश्किल है। उसके उपरांत भी कभी कभी अकाल आती है, वैसी एक ही अकाल जो है आपका वर्णन इस उपन्यास में भी हुआ है, जिसे लेखक संभवतः स्वयं भी झेल चुके हैं। अकाल के दौरान उसमें जो है किसानों एवं
उपन्यास के पात्रों की जो भी दुर्दशा होती है उसका वर्णन मार्मिक हुआ है। मतलब बहुत दारुण कथा कही गई है कि इस तरह अकाल से दुर्भिक्ष हुआ था, कितने महामारी जैसा फैल गया था, जिसे नीचे के वार्तालाप पात्रों के बीच में जो वार्तालाप होता है उसमें आप देख सकते हैं। और उसमें जो भगवान को जिम्मेदार ठहराने की जो मन की भड़ास निकालता जान पड़ता है वो आप देखिए थोड़े से, है ना। इन पंक्तियों को देखिएगा कि पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं, पेड़ ठूंठ हो जाते हैं, लोग गोबर में अनाज छिपा कर रखते हैं, रात होते ही भूखे भूतों के झुंड जैसे लुटेरे धावा बोलते हैं, भूखे लोग पेट की आग सह नहीं पाते, पशुओं को मार कर खाते हैं, कोई भील स्त्री दूर की एक पहाड़ी पर अपने बेटे को मारकर खा जाती है। तो किस तरह से यहाँ पे उपन्यास में घटनाएं वर्णित किया गया है, आप देखिए, उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से दुर्भिक्ष आया था, अकाल आया था। कालू द्वारा जो है ईश्वर को कोसना, ये कालू जो यहाँ पे पात्र है वो ईश्वर को कोसता है। अकाल डालने वाला भगवान, तोरा सत्यानाश हो, तूने आदमियों की यह दशा की, मेरा वश चले तो देव से भी भिड़ जाऊं, अरे इस आसमान में छेद कर दूं। तो किस तरह आदमी जब गुस्से से मतलब परेशानी में होता है तो किस तरह उसका स्वाभाविक वर्णन किया है, गुस्सा को दिखाया है, वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। कालू की जो असहनीय भूख एवं जो कमजोरी के कारण ही वह राजू अपनी प्रेमिका की जो है चौखट पार करते जो है वक्त गिर जाता है, और अब वह आखिरी समय की जो रास्ता रहता है, वास्ता देता है कि आखिरी समय की मैं अब आखिरी समय की हूँ और प्यासे तड़पता हूँ, जो अंततः राजू के जो है स्तन में मुंह लगाकर अपनी प्रेम प्यास भी मिटाता है। यहाँ पे जो कालू है और एक राजू है, और जो है राजू का जो एक प्रेमिका है, ठीक है, उसका दूसरे के साथ में शादी हो जाता है, लेकिन जब राजू उसको भूल नहीं पाता है तो राजू लास्ट में भूखे प्यासे उसका घर तक जाता है, और घर का चौखट जैसे ही पार करता है तो वहाँ गिर जाता है, और फिर जो है इस तरह से वहाँ पे ये होता है, जीवन को बचाता है, और राजू को भी कुछ नहीं कहती, जो उसके बीच की आपसी प्रेमत्व को दिखाता है। तो इस तरह से आप देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्रेम कहानी और भवानी। जैसे यहाँ पे देखा कि राजू किस तरह से अपने प्रेमिका के पास जाता है, तो वहाँ पे प्रेम का जो ये होता है वर्णन, तो वो चीज़ अब हम लोग प्रेम का, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा जिक्र भी हो गया, तो प्रेम कहानी और मान भवानी में क्या है उसका विश्लेषण कर लेते हैं। राजू जो है इस उपन्यास में दो पात्र प्रमुख है, कालू और राजू। कौन कौन है? कालू और राजू। तो मान भवानी यहाँ पे जो उपन्यास है आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से मान विनी भवाई में जितने भी उपन्यास है उसके बारे में भी आपको पता चल रहा है। एक राजू है वो एक कालू, इन दोनों के एक ही जो इर्द गिर्द दोनों के ही आसपास में कहानी हमेशा चलती है। कालू की जो जन्म की भविष्यवाणी कि बड़ा होकर एक महान आदमी बनेगा, यह सुनकर जो माली है उसकी जो माली है वो उसका बहुत जलन होता है, जो हाथ धोकर कालू के पीछे पड़ जाता है, वो कालू का जो जीवन नरक बनाने के लिए पड़ जाती है। वहीं जो राजू है कालू के जो लंगोटिया यार है, यानी कि दोनों दोस्त हैं, साथ साथ खेलकर पलकर जो है बड़े होते हैं। एक स्त्री पुरुष के बीच की जो आकर्षण होता है स्वाभाविक रूप से उनके बीच पलते हुए जो है गहराई जाती है, और जो आप देखते हैं कि किस तरह से वहाँ पे राजू और कालू के बीच में जो है प्रेम पलता है और फिर गहराती है, जो शारीरिक ना होकर आत्मा की है। तो यहाँ पे बोलता है कि वो दोनों स्त्री पुरुष तो हैं, देखिए यहाँ पे जो राजू है और कालू है, तो यहाँ पे उनके बीच की जो रिश्ते को दिखाया गया कि वो आत्मा का रिश्ता है उनके बीच। उन दोनों की जो यह प्रेम कहानी अधूरी रह जाती है जब कालू की माँ जो है उसकी शादी भोली नामक लड़की से कर देता है। कालू क्या है, उसकी शादी एक भोली नामक लड़की से करवा देता है, उसकी दूसरी शादी न करेगा इसकी कसम भी ले लेता है ना। संयोगवश राजू की शादी भोली के ही घर के एक युवक दयाल से हो जाता है। तो इस तरह से आप देखते हो कि किस तरह से जो है कालू का उधर शादी हो जाता है एक भोली नामक लड़की से, और भोली का शादी जो है उसी के घर में राजू की भी शादी हो जाता है, युवक से हो जाता है। राजू अब जो है चाहकर भी जो है कालू से मिल नहीं सकती थी, उसे एक आदर्श बहू भी, पत्नी भी और एक बेटी भी बननी थी,
जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, राजू यहाँ क्या है, उसकी प्रेमिका है, ठीक है, क्योंकि नाम भी लड़के जैसा है इसलिए कन्फ्यूजन बना रहता है ना। तो उपन्यास कालू और राजू के जो प्रत्येक संवाद में दिखती है कि राजू अपने पति के प्रति वफादार एवं आदर्श पत्नी बनकर पूरी जीवन काट देगी। तो कि मतलब भले ही वो अपने प्रेमिका के साथ उतने मतलब क्लोज में थे, लेकिन तो भी वो अपने जो पति के प्रति लॉयल रहना चाहती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप राजू का जो यहाँ पे किस तरह से हुआ है, राजू का देह वर्णन। वे छोटी और नुकीली आंखें हंस पड़ी, हंसी के मारे उसका गाल मटोल और गेहुआ मुख थोड़ा चौड़ा हो गया। माटी जो है सरीखे सफेद चांद चमचमा उठे, मोती सरीखे मतलब मोती के समान, सरीखे मतलब समान, जो है सफेद चांद होता है, चमचमा उठे। तो इस तरह से आप देखते हैं कि राजू का जो है उसका देह सौंदर्य का वर्णन यहाँ पे किस तरह जो लेखक है पन्नालाल जी करते हैं, जिस पर कालू जो है नौजवान जो है फिदा हो जाते हैं ना। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट है क्या, प्रकृति वर्णन। इस उपन्यास में ग्रामीण वातावरण, ऋतु, समाज, प्रकृति का सौंदर्य पूर्वक वर्णन हुआ है। लेखक जिस प्रकार कृषक के जो मेहनत दिखाते हैं, आए अकाल सूखा को दिखाते हैं, वैसे ही वहाँ के विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों वनस्पति का विभिन्न ऋतु विशेष में संपन्नता को भी दिखाते हैं। जानते हैं कि जो राजस्थान वाला इलाका में जितने दिन भी होता है हरियाली, लेकिन वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट है कि अब समाज है। हर समाज में आप देखते हैं कुछ ना कुछ परंपरा होता है, प्रथा चलती है, तो वहाँ पे परंपरा जो भी था वो भी दिखाया है। इस उपन्यास में लेखक ग्रामीण समाज और वहाँ जो जादू टोना, त्योहार, पर्व आदि का भी जिक्र भली भांति किया है। यथा यहाँ पे जो है अकाल के बाद उत्पन्न स्थितियां का भी वर्णन किया है। इसी में जो है माली का जो है लुटेरों द्वारा कत्ल को भी दिखाया है कि माली जो है राजू के साथ संबंधित है, राजू के घर वाला, तो उसको भी कत्ल कर देता है। कौन कर देता है, लुटेरे कर देता है, जब भूखे मतलब अकाल होता है उस समय। अब निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, किस तरह लिख सकते हैं, कुल मिलाकर मानवीनी भवाई उपन्यास की जो कथा वस्तु ग्रामीण कृषक परिवारों से उपजी है। उपजी मतलब वहां से ली गई है, जो अकाल जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी प्रेम से ग्रामीण संस्कृतियां परंपराओं के अनुरूप आदर्श जीवन जीने की कथा है। उपन्यास के सारे पात्र, चरित्र, घटनाएं एक प्रतीक रूप में, कैसा एक प्रतीक मतलब एक सिंबल रूप में उपस्थित हुआ है। कथा तो लेखक अपनी अनुभव से मतलब उपजी है, कथा जो है लेखक के अपने अनुभव से उपजी है। यहाँ पे जितने भी जैसे कालू देख रहे हैं, राजू देख रहे हैं, माली देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें के द्वारा वहाँ पे है एक मतलब कहीं ना कहीं ये समाज को दिखा रहा है, समाज के एक कैरेक्टर को दिखा रहा है, चरित्र को दिखा रहा है कि समाज में लोग किस तरह होते हैं, लोग अगर मुश्किल किस तरह आता है तो वो किस तरह बोलते हैं, गुस्सा किस तरह कालू जाहिर करता है, वो भी आप देख सकते हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिला। अब जो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे जो है क्वेश्चन से यहाँ पे कहीं छूट गया, यहाँ पे छूट गया है जो आपका, यहाँ से आप इसको रिलेट कर लीजिएगा। यहाँ से है आपका जो जिस प्रकार कालू नौजवान जो है, इसके बाद जो है 16 का जो पेज देख रहे हैं उसके बाद जो है आपका यहाँ से होगा, ठीक है, यहाँ से होगा जो यहाँ पे छूट गया था, तो इसको आप देख लीजिए। प्रेम में पागल था और पाने के लिए अपने माँ को दिया वादा भी तोड़े या प्रेम की जो हासिल करे, इन दोनों पर एक अंतर संघर्ष देखने में फंसा है, जो आप देखेंगे वहाँ पे राजू को। इन सब के बीच में कालू के जो दुश्मन, जो यहाँ प्रेम के ही नहीं बल्कि जो कालू के संपूर्ण खुशी के भी थे दुश्मन हैं, वो माली है, जो कहती है सगाई तो करा लो पर इस कलमुहे की शादी जो मैं होने दूं तो मुझे कुत्ती कहना। किस तरह से जो माली कहती है देख लीजिए, कलमुहे इस तरह के वर्ड किस तरह से मतलब निकलता है स्त्रियों के मुंह से, वो भी आप देख सकते हो। कालू और राजू की जो प्रेम कहानी को जो बढ़ाने एवं उपन्यास की जो कथा विकास के लिए जो लेखक जी कालू की शादी भोली से और राजू की शादी दयाल से जो करवाते हैं, लेकिन अंततः कालू और राजू के जो मिलन के जो अनोखी चित्रण दिया है जिसमें उपन्यास का अंत भी होता है, उस अंश को जरा देखिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो भी दिखा दिया कि कालू बीमार है, भूखे असहाय है अवस्था में राजू के दरवाजे में मतलब जाता है, किस तरह से वहाँ पे देखिएगा। और राजू द्वारा कही बातें, क्या मैं तुम्हें बेमौत मरते नहीं देख सकता, है ना,
मतलब बेमौत नहीं देख सकता, कालू बहुत प्यासा है। अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो स्त्रीलिंग वाला गलती है, बेमौत नहीं देख सकती, क्योंकि राजू जो स्त्री है, कालू जो है बहुत प्यासा है। राजू जो पानी लाने के बारे में सोचती है, तभी थोड़ा वो झोंकती है तो कालू उसके जो स्तन है अपने होठों लगाकर वर्षों का प्यास बुझा लेता है, और उसकी जो चेतना लौट आती है, मतलब वो फिर होश में आ जाता है, और तभी बादल गरजने लगता है, धीरे धीरे वर्षा होने लगती है, और दोनों इस मिलन और जोड़ी को जो भिगोकर भगवान अमर कर देते हैं। इस तरह से आपने देखा, और उसके बाद आप आगे का जो है निष्कर्ष वाला नेक्स्ट जो है वो वाला आप कर दीजिएगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है ना, जंगल के दावेदार उपन्यास की जो पृष्ठभूमि, उस पर प्रकाश डालना है। जंगल के एक उपन्यास है, और इसको जो रचना है आपका जो महादेवी श्वेता थे, उन्होंने लिखा है। जंगल के दावेदार उपन्यास एक ऐतिहासिक उपन्यास है। इसकी रचना 1800 जो है 95 से 1900 ईस्वी तक के मुंडा आंदोलन को आधार मानकर किया गया है। मतलब ये जो झारखंड से रिलेटेड है, और आप समझ सकते हैं कि ये झारखंड के बारे में है। जो महाश्वेता देवी जी हैं वो लिखती हैं, और इनकी जो रचना 1975 में की गई, और घटना कब की है, 1895 और 1900 के बीच की जो मुंडा आंदोलन हुआ था। आप जानते हैं मुंडा आंदोलन कब हुआ था, तो आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। और किसने मुंडा आंदोलन किया था, इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, और जो है क्या विशेषता था, कुछ कुछ वहाँ पे जो भी है चीज़ें वो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में करके। जैसे आप जानते हैं कि जंगल के दावेदार शीर्षक से ही कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। क्या क्या अर्थ निकाले जा सकते हैं, आप जानते हैं कि पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालती है कि ऐसा प्रतीत होता है क्या, लेकिन इस उपन्यास के अध्ययन से निम्नलिखित तत्वों को पता चलता है। क्या क्या उपन्यास की पृष्ठभूमि के रूप में स्वीकारा जा सकता है, क्या क्या। कुमार जो सुरेश सिंह की जो ऐतिहासिक पुस्तक है डस्ट, यहाँ पे बताया क्या गया है आपको। देखिए पहला नंबर तो है पृष्ठभूमि। आपको यहाँ पे उपन्यास है, उपन्यास की पृष्ठभूमि पर, पृष्ठभूमि करने का मतलब कोई भी आप घर बनाते हो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है नीचे वाला, किस तरह से ग्राउंड बनाते हो। ग्राउंड बनाने के लिए पहले ज़मीन आपका है तो ठीक है, नहीं है तो आप खरीदते हैं। उसके बाद फिर प्लान करते हैं कि कितने एरिया में बनाना है, किधर हमें मतलब कितने अंदर तक गड्ढे करके बीम देना है, कितने पिलर देना है, कितना पिलर देना है, उस तरह से आप आइडिया लगाते हो। उसी तरह जो है जंगल के दावेदार में उपन्यास अगर बनाया है, कोई भी उपन्यास होता है, तो उसकी पृष्ठभूमि कहाँ से ली गई, वो उपन्यास में वो सारी जो है चीज़ें कहाँ से उठाई गई है, तो वो चीज़ जो है यहाँ पे आपको देखना है। तो पहला नंबर जो है महाश्वेता देवी जी, जंगल के जो दावेदार उपन्यास लिखने से पहले कौन कौन उपन्यासों से प्रभावित होकर इसको लिखने का सोचा होगा या लिखी होगी, है ना। तो कुमार सुरेश सिंह का जो ऐतिहासिक पुस्तक है डॉन्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट, डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट। तो अगर आप झारखंड का कोई एग्जाम का भी तैयारी करते हैं तो उसमें इस तरह का पुस्तक का नाम कई बार पूछा जाता है वनडे एग्जामिनेशन में भी, तो आप याद रख सकते हैं इसको भी कि डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट किसकी पुस्तक है, तो कुमार सुरेश सिंह की है। लेखिका अपने उपन्यास जो रचना से पूर्व इस पुस्तक का गहन अध्ययन करती है, मतलब बढ़िया से, और फिर मुंडा जनजातियों व जीवन के विभिन्न परिदृश्यों का सूक्ष्म अध्ययन करती है, विशेषकर जो 1895-1900 तक की जो मुंडा गतिविधियों के। इस पुस्तक को जो पढ़कर वह आदिवासी मुंडाओं के साथ साथ बिरसा जी के चरित्र को भी उभारते हैं और प्रयास करते हैं कि उसमें जो निहित ऐतिहासिक तत्वों को निरूपण लेखिका जो है कुशलता से करती है। और दूसरा क्या है, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जो है सुप्रकाश राय जैसे जो है लेखकों की रचनाओं ने जंगल के दावेदार की जो पृष्ठभूमि तैयार करने में मदद की है। कुछ सामाजिक तत्वों का जो है पृष्ठभूमि जो निर्माण में योगदान रहा, आदिवासी मुंडा कृषकों के जो जमीनी जो थे परदिकुओं एवं साहूकारों, ब्रिटिश द्वारा हड़पने की जो भूमि, ये सारे जो घटनाएं था उसने तैयार किया। पाश्चात्य शिक्षा, धर्म परिवर्तन, अंग्रेजी सत्ता की स्थापना के साथ जो इसका जो आप देखेंगे छोटा नागपुर, संथाल परगना क्षेत्रों में ब्रिटिशों की जो मदद से कई ईसाई मिशनरियां आई और जो भोले भाले जनजातियों का जो धर्म परिवर्तन करवाने में लिप्त हो गए, उसे लोभ देकर उनका जो जाति परिवर्तन करवाना लगा। जब आप देखते हैं कि मुंडाओं को जो वास्तविकता का ज्ञान होता है तो वो क्रांति करने उठते हैं, क्रांति करते हैं, विद्रोह करना शुरू कर दिए, और यही सारी घटनाएं जो लेखिका उपन्यास की पृष्ठभूमि सुदृढ़ करने में प्रयोग करती हैं। ठीक है, एक है कि प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना, कि ब्रिटिश
सौ दलालें जो साहूकार हैं, जमींदारों, दिकुओं, दबारा मुंडा सहित जितने भी जनजाति हैं, अन्य जनजाति में बहु बेटियों को जो उठाने लगते हैं। अगर बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था इसके बारे में अभी हम बोले कि कमेंट करके बताइएगा। तो इसका जो है बिरसा मुंडा जो है वहाँ पे जो आंदोलन उसने 1895 में किया था और जो 19 तक चला था, जब तक वो जीवित थे तब तक। तो उन्होंने जिस तरह से बगावत किया था, बगावत नहीं करेंगे मतलब विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ। एक तो पहला नंबर उसने शुरू किया था समाज में एक सुधार लाने के लिए। बिरसा मुंडा का जो आंदोलन था, आरंभिक जो आंदोलन का जो उसका स्वरूप था वो समाजवादी था, समाज सुधारक था। लेकिन जैसे जैसे उसमें अंग्रेजों ने क्रूरता दिखाना शुरू कर दिया तो बिरसा जी भी क्रूर थोड़े हो गए उन लोगों के प्रति, और लोगों की जो हत्या करने का और बाकी जिस तरह से वहाँ पे देखेंगे मतलब ये सशस्त्र आंदोलन जैसा फैल गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखता है। विषय वस्तु यहाँ पर लिया है कि इस तरह से वहाँ पे जनजातियों की बहु बेटियों को उठा लेता था जो है। कुल मिलाकर आप बताइए कि जंगल के जो दावेदार है उपन्यास की जो पृष्ठभूमि है ब्रिटिश सत्ता के आगमन से छोटा नागपुर के जनजातियों की दुर्दशा और शोषणात्मक नीतियों से तैयार हुआ है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है आपका कि परिकट कुट्टी जो है का चरित्र पर टिप्पणी लिखना है। जैसे कि ये सारे प्रश्न जो है आपको टिप्पणी करना है। टिप्पणी को इंग्लिश में कमेंट्स कहते हैं, है ना। तो जैसे आप कमेंट्स करते हैं कि कोई कुछ ये किया, जैसे कि फेसबुक में ही कोई फोटो डाला या कुछ लिखा, आप पढ़े, आपको अच्छा लगा या जो भी लगा तो आप कमेंट कर देते हैं। जो भी कमेंट करते हैं तो वही चीज़ आपको परिककुट्टी का जो है उसमें चरित्र का जो है उस पर आप जो पढ़ते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या आप कमेंट करना चाहते हैं, आपको जो लगता है आप कमेंट कर दो, वही हो गया टिप्पणी करना। परिककुट्टी जो है चरित्र कहाँ से लिया गया, तो चेम्मिन जो है उपन्यास से ली गई है और इसकी रचना जो है मलयालम उपन्यासकार तक्षी शिवशंकर पिल्ले द्वारा 1955 में की गई है। ठीक है, और जो है यहाँ पे परिककुट्टी इस उपन्यास का नायक पात्र है और जो है मतलब कौन सा चेम्मिन जो उपन्यास है उसका नायक कौन है, परिककुट्टी। और परिककुट्टी के जो चरित्र है चित्रण द्वारा संपूर्ण उपन्यास के सार को भी समझा जा सकता है। मतलब इसी को अगर हम चरित्र को अगर पूरा बता दें तो पूरा उपन्यास में क्या बताया गया वो समझा जा सकता है। इस विषय में जो है एन कृष्णा पिल्ले का जो टिप्पणी देखा जा सकता है। राइटर जो यहाँ पे है देख सकते हैं कि जो टिप्पणी एक एन कृष्णा पिल्ली जो है जो आलोचक हैं वो टिप्पणी करते हैं, क्या करते हैं कि परिककुट्टी का प्रेम जैसा प्रेम जो है करुतुमा के जो आत्मशोधक कल्पना सृष्टि उल्लेखनीय है ना। वो चीज़ परिककुट्टी और जो करुतुमा यहाँ पे जो दो देखते हैं उनके बीच जो प्यार होता है, परिककुट्टी और करुतुमा के बीच एक दूसरे को जो प्यार करते हैं, जिसे लेखक ने बड़ी जो है खूबसूरत और रोमानी अंदाज में जैसे निम्नलिखित जो वार्तालाप के माध्यम से आप देख सकते हैं कुछ पंक्तियां। क्योंकि आखिर देखिए आप अगर किसी चीज़ के बारे में आप टिप्पणी करते हैं तो वहाँ पे थोड़ी बहुत अगर उसका कोट भी कर देते हैं जो उस चीज़ में बताया गया है तो हूबहू, तो कहीं ना कहीं जो भी एक स्टैंडर्ड आंसर बनता है। जैसे कि यहाँ पे करुतुमा उसका पेशा लौटा देना है, जैसे करुतुमा बोलता है क्या, उसका पैसा लौटा देना है। करुतुमा बप्पा नाव और जाल खरीदने जा रहे हैं। करुतुमा क्या है, लेडीज है, और परिककुट्टी क्या है, यहाँ पे है पुरुष है, उसका जो प्रेमिका है, ठीक है, सॉरी मतलब प्रेमी है। करुतुमा से प्यार करता है ये। तो जब परिककुट्टी जो है पूछता है करुतुमा से तो करुतुमा बोलती है कि उसका पैसा लौटा देना है। तो जो है यहाँ पे करुतुमा है बप्पा नाव और जल खरीदने जा रहे हैं। परिककुट्टी नाव और जल खरीदने के बाद नाव में जो मछली जो है आएगी उसे व्यापार के लिए मुझे बप्पा से कहोगी, मतलब मेरे साथ ही बेचेगी। तो करुतुमा बोलती है कि अच्छा दाम दोगे तो मछली क्यों ना मिलेगी। हंसती हुई वो जाती है एक मुस्कुराते हुए, जिसे मतलब एक प्रेमिका एक प्रेमी के लिए मुस्कुराती है। अब परिककुट्टी जो है का करुतुमा के प्रति जो समर्पण का भाव है वो भी आप देख सकते हैं कि परिककुट्टी में करुतुमा का जो पाने की जो लालसा है, और यही कारण है कि उनकी जो जर्जर हालत में भी वह बड़ी दयनीय और दुखद हो गई है। जो पंचमी में जब करुतुमा के जो पास जाती है तो वह सौतेली माँ से लड़ झगड़ कर दुखी होकर पहुँचती है।
और पलानी में जो है शुभ नहीं होता है, किंतु करुतमा को जो है परिककुटी की याद जरूर दिला देती है ना। वह याद में जो खो जाती है और रात अधिक होने पर परिककुटी करुतमा को जैसे ही आवाज़ दी वो वैसे ही बाहर निकलकर उसके साथ स्वच्छ चांदनी में समुद्र तट पर चली जाती है। उसे किसी का कुछ भी ध्यान नहीं, उधर पकड़ी जो है परिककुटी उसके साथ अपने प्रेम में लिप्त हो जाता है। ठीक है, अब कुल मिलाकर परिककुटी ताकसी शिवशंकर पिल्ले की जो है उपन्यास चेम्मीन की प्रेम व्यंजना के आधार स्तंभ है, जिस पर जो है परिककुटी की प्रेमिका करुतमा लिपटी हुई रहती है, लिपटी हुई दिख पड़ता है कि किस तरह से उनके बीच में होता है। अब जो नेक्स्ट है कि आपका 5 का ख नंबर कि आधुनिक कन्नड़ साहित्य पर टिप्पणी कीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये साउथ का ही साहित्य के बारे में, उपन्यास के बारे में देखें। कुछ उपन्यास जो है वो गुजरात वाला है, मतलब कहने का मतलब जो हिंदी के उपन्यास है उसके अलावा भी अन्य जो भारत में मतलब उपन्यास लिखी गई, जैसे शीर्षक में ही MSD आप 16 देखते हैं कि भारतीय उपन्यास है ना, तो उसी में भारत में जितने भी उपन्यास है हिंदी के अलावा, तो वो सारी चीज़ें को यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग। तो आधुनिक कन्नड़ साहित्य जो है उस पर टिप्पणी करना है। आधुनिक कन्नड़ साहित्य का उदय 19वीं शताब्दी में हुआ और एक नई चेतना की लहर छा गई। इस लहर को अंग्रेजी साहित्य ने शक्ति और गति दी। इससे कन्नड़ साहित्य का जो स्वरूप अधिक स्वस्थ और प्रबुद्ध होने लगे। यह जो धातव्य है कि कन्नड़ साहित्य में लेखन की शुरुआत हुई। इसके अतिरिक्त शब्दकोश, व्याकरण, अनुवाद भी हुए, मतलब जो साहित्य के भी सृजन के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी हुई। इस प्रकार आधुनिक कन्नड़ साहित्य का स्वरूप विविध है, मतलब बहुत सारे जो कन्नड़ साहित्य में आए विभिन्न धाराओं में दिखाई देती है। यथा वे धाराएं क्या है वो आप देख सकते हैं कन्नड़ साहित्य की जो विभिन्न धाराएं। तो पहला नंबर तो कि नवोदय, प्रगतिशील, नव्य है और बद्य है, उसके बाद दलित है। ये सारे तो उपयुक्त धाराओं ने कन्नड़ साहित्य को कथा, कहानी, उपन्यास, कविता, नाटक, समीक्षा आदि साहित्यिक विद्याओं से सिंचित किया। ठीक है, मतलब उसको बड़ा किया है ना। आधुनिक कन्नड़ अगर साहित्य की जो पहली कहानी अगर बात करें तो वो है पांजे मंगेश राय की जो है, और पहला सामाजिक कन्नड़ साहित्य जो है उपन्यास वो है वेंकट राव का जो है इंदिरा। ठीक है, अब जो है कि आधुनिक कन्नड़ साहित्य के उत्थान हेतु कई संस्थाओं, संगठनों आदि स्थापित हुए। जैसे कि आप देखेंगे कन्नड़ विद्यावर्धक संघ जो है 1890 में स्थापित किया गया। कन्नड़ साहित्य परिषद 1915 में। आधुनिक कन्नड़ साहित्य के उत्थान में निम्नलिखित लेखक और कवियों का जो है स्थान है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि आधुनिक कन्नड़ साहित्य, तो उसमें जैसे देख लें कि उसका क्या इस तरह से चरण आए। अब हम लोग कुछ दे देंगे कि लेखक और लेखिकाओं और उनके रचनाओं के बारे में थोड़ी परिचय दे देंगे तो टिप्पणी हो गया। जैसे पहला नंबर तो हम लोग जो है यहाँ पे देंगे कि अनंत मूर्ति जी हैं, जो जिसका झुकाव जो है यथार्थवादी साहित्य की ओर है और वे गद्य पद्य दोनों क्षेत्रों में हस्तकुशल है। इनकी रचना 1930 के बाद शुरू होती है और इन्होंने कई रचनाएं की जिनमें संस्कार जो है इनकी प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है, और जो आप देखेंगे कि अन्य लेखकों में जो D.R. बेंद्रे जो है काव्य जगत की जो राष्ट्रीय चेतना, रहस्यमयता, जातीय गर्व आदि को दिखाते हैं। तो वेंकटेश अयंगर जो है वो भी प्रमुख उपन्यासकारक है। नवोदय काल के जो है प्रगतिशील लेखकों, जैसे कि आप हिंदी के युग में देखते हैं कि प्रगतिशील, प्रयोगवाद, छायावाद, नई कविता, ये सारी चीज़ आप देखते हैं कविता के क्षेत्र में। उपन्यास के काल में आप देखते हैं कि आप प्रेमचंदोत्तर, प्रेमचंद्र पूर्व, प्रेमचंद का युग, इस तरह आप देखते हैं। वो सारा चीज़ जो है वहाँ भी कन्नड़ साहित्य में हुआ था। नवोदय काल एक है, वही प्रगतिशील लेखकों का जो योगदान है उसमें N. कृष्ण राव साहित्य जो है उनका, और आप देखेंगे कि बांदा साहित्य, दलित संघ साहित्य जो है, हिंदी अंग्रेजियों का अनुवाद हुआ उस समय। नवी काल के लेखकों का जो है विशेष योगदान रहा। ठीक है, कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि जो आधुनिक कन्नड़ साहित्य का जो उत्थान एवं विकास हिंदी साहित्य की भांति विभिन्न कालों में विभिन्न धाराओं के माध्यम से कवियों, लेखकों के हस्तकौशल का परमान एवं विकास है ना। तो इस तरह से जो आज 5वां का जो है प्रश्न का जो ग नंबर है, पन्नालाल पटेल का कृतित्व पर टिप्पणी करना है। जो भी पन्नालाल ने लिखा है उनके बारे में, तो ये जैसे जानते हैं कि पन्नालाल जी गुजरात से हैं, तो गुजराती साहित्य को जो सर्वोच्च उपन्यासकार जो हैं श्री पन्नालाल पटेल का जन्म राजस्थान के जो डूंगरपुर जिला अंतर्गत मांडली गांव में हुआ। उनका जन्म 1920 में एक साधारण गुजराती परिवार में हुआ। उनकी माताजी का नाम हरीबा और पिताजी का नाम नाना लाल जी थे और उनकी माँ उसे
प्यार से मावड़िया कहते थे। और उनकी जो विवाह 16 वर्ष की उम्र में जो है वालुबेन से हो गई। और उन्होंने अपने ज़िंदगी में कई अलग अलग नौकरियां किए। कारिंदे की नौकरी की, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में ऑयल मैन की नौकरी की, और फिर सेठ के बच्चों को पढ़ाने का काम भी किया। उसी समय उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर जिंदगी नामा खेल जैसी कहानियों की भी शुरुआत की। तो पन्नालाल पटेल का जो मुख्य रचनाएं हैं यानी कि कृतियां हैं, वो सारा आप देख सकते हैं कि जिंदगी नामा का खेल जो है जिंदगी का खेल, और सेठनी जो शारदा है, सेठ की शारदा, फूल छाप जो है, और प्रस्थान जो है, कुंकू छपाई, और जो है कलामना जो 1940 में है, पहला उपन्यास है इनका। मलेला है, मलेला जीव है जो उलझन नामक फिल्म भी बना इस पर। और जो मानवीनी भवाई जो आपने जो देखा भी 1947 में इसका रचना किया गया। उनके प्रमुख कहानी संग्रह में देखेंगे तो सुख दुखन साथी, पारवाड़ी, मालो, वटनो काटो। प्रमुख उपन्यासों में देखेंगे तो मनो, मलेला जीव है, शिव पार्वती है, देवरानी आयाती है, जिंदगी, संजीवनी, मानवीनी भवानी, ये भी एक उपन्यास है। और जो निष्कर्ष आप देख सकते हैं कि पन्नालाल जी का बचपन जो है जीवन अभावग्रस्त में अधिकांश कटा। 8वीं जो है तक की जो पढ़ाई और वो कर पाए, छोटी उम्र में सगाई हो गया। फिर उन्होंने अपने बचपन जीवन अनुभवों या मेहनत से जो अपनी हस्तकौशल से जो रचनाएं की ओर दिखाया। और यही कारण है कि साहित्य सीजन में भारतीय साहित्यकारों के नाम में उनका भी नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। अब जो 5वां प्रश्न का जो है घ नंबर, यानी कि आज का जो अंतिम प्रश्न, घानी मुंडा का चरित्र। घानी मुंडा महाश्वेता देवी का जो ऐतिहासिक उपन्यास है, जंगल के दावेदार के प्रमुख पात्रों में से एक है। ठीक है, तो घानी मुंडा का जो है चरित्र का हम लोग आज देखेंगे कि क्या था उसमें, उस पर टिप्पणी करना है। तो छोटा नागपुर के वास्तविक घानी मुंडा के स्वरूप है और छोटा नागपुर के इतिहास के बहुदर्शी साक्षी हैं। घानी मुंडा बंदी मुंडाओं को जो उनके स्वर्णिम मतलब गोल्डन जो हिस्ट्री है की याद दिलाते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, मुंडा लोग घर बनाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर खुटकट्टी गांव बनाते हैं। वे जमीन के चारों ओर श्रावण से मारकर खुट जो मतलब खुटागो गाड़ने वाले के द्वारा ही गांव की नींव डालते थे। छोटा नागपुर नामक इस अंचल का नामकरण डोम डागरी नदी के किनारे चुटिया हराम और नागू हराम नामक दोनों भाइयों के द्वारा चुटिया गांव की नींव डालने से हुआ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि छोटा नागपुर का किस तरह से हुआ। इतिहास के बारे में यहाँ पे बताया है। घानी मुंडा के जीवन, लक्ष्य एवं चरित्र को उनके इन कथनों से भी मतलब दर्शाया जा सकता है या अंदेशा लगाया जा सकता है। क्या, दिकू लोग से देश छा गया, खोजने पर एक मुंडा नहीं मिलता, जिसके घर में 10 रुपये हो, सब बिखरी हो गए, सब बिखरी हो गए, है ना। तो कहने का मतलब कहीं भी उसको दिख नहीं रहा था, घानी मुंडा को कहीं भी मतलब मुंडा लोग नहीं दिख रहा था, अपने लोग नहीं दिख रहे थे, खाली दिकू ही बाहरी लोग दिख रहा था। तो घानी जी जो है मुंडा वृद्ध होने के बावजूद संग्राम में साहस और आत्मनिर्भरता के साथ समर्पित है। घानी मुंडा न केवल स्वयं साहस और आत्मविश्वास से परिपूर्ण है, बल्कि वह बिरसा मुंडा जी हैं उनको भी प्रेरित बातों से जगाता है। जैसे कि जाम्बवंत जी हनुमान जी की जो खोई प्रतिभा है, शक्तियां हैं, उसको याद दिलाते हैं। कब शक्तियां दिलाते हैं? जब वो हनुमान जी जो सीता की खोज के लिए, सुधि लाने के लिए जब विशाल समुद्र को देखते हैं, किस तरह से समुद्र के पार जाना है, लंका जाना है, तो उस समय जिस तरह जाम्बवंत जी उसको जगाते हैं, उसी तरह जो है बिरसा मुंडा जी को घानी मुंडा जगाते हैं कि किस तरह से यहाँ से भगाना है सारे दिकुओं को। और उसी के शब्दों में, घानी मुंडा के शब्दों में आप देख सकते हैं कि बिरसा तू कर सकता है, छोटा नागपुर तेरे आदि पुरुषों का बनाया हुआ है, तू भगवान बन सकता है। और सच में बिरसा मुंडा जी किए भी, और बाद में फिर बिरसा भगवान के नाम से भी प्रसिद्ध भी हुए। उपयुक्त चर्चा के बाद यह कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे टिप्पणी आपको करना है। टिप्पणी मतलब आपको कैसा लगा, आप जो बातें बोल रहे हैं उसमें अपना चीज बताना है। यहाँ पे आप कुछ भी अपना मत थोड़ा सा डाल सकते हो टिप्पणी में, ठीक है। तो यहाँ पे घानी मुंडा जो है मुंडा विद्रोह के जनक तो नहीं है, लेकिन वह मुंडा विद्रोह की जो संचरित मतलब विस्तार करने की जो वाला प्रमुख मुंडा नेता थे। इस तरह से आज हम लोगों ने देखा MSD जो 16 है
इसमें जो भारतीय इतिहास है और भारतीय इतिहास के बारे में जितने भी आपने उपन्यास देखा आए हो, उससे कुछ ना कुछ आप अपना जो डायरी है, अपना जो बुक है, उसमें नोट किया होगा। और ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, चाहे किस तरह से उत्तर लिखना चाहिए, एक आपको यहाँ पे मॉडल मिल गया और आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छा लग रहा है, लाइक कर दीजिएगा, ताकि जो भी और भी कोई इसको वीडियो देखने से पहले देखे कि लाइक है और किस तरह से वीडियो है, तो वो भी अपना एक मतलब जो है देखने का प्रयास करेगा। और जाते जाते जो है अपने जो मित्रों हैं, सहपाठियों, जिसे लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है, उसे भी भेज दीजिएगा। और अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, और एक चीज़ की बेल आइकन होगा वहाँ पे एक घंटी जैसा, उसको भी दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा कि मेकिंग माइंड जोन से वीडियो एक अपलोड हो रहा है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। और बाकी इसके अलावा भी कंपटीशन एग्ज़ाम का इस चैनल में तैयारी करवाया जाता है। तो आप एक चाहे वनडे एग्जामिनेशन का तैयारी करते हो या कोई पीसीएस का करते हो या यूपीएससी का करते हो, तो कंटेंट में आप बने रह सकते हो और उस लेवल का तैयारी यहाँ पे करवाया जा रहा है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके आप देख सकते हो, सारा झारखंड के बारे में है और भी जो है विभिन्न जितने भी टॉपिक्स है एक एक करके वीडियो अपलोड हो रहा है, आप देख सकते हो जाके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।